नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण में जितनी भी परिभाषाएं उपयोग होंगी, जैसे कि भवन, जनगणना, मकान, परिवार, ब्लॉक, जो भी परिभाषाएं सारी इसमें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? मकान सूचीकरण ब्लॉक। मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या होता है? हम एक क्रम से चलते हैं। सबसे पहले आप देश में रहते हैं, देश के बाद क्या आता है? राज्य, राज्य के बाद जिला, जिला के बाद आपकी तहसील, तहसील के बाद ग्रामीण क्षेत्र या फिर नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम और नगरीय क्षेत्र में वार्ड। अब इसके नीचे जनगणना के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? मकान सूचीकरण ब्लॉक। हम ग्राम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका गांव है, गांव के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया है? मकान सूचीकरण ब्लॉक। मकान सूचीकरण ब्लॉक क्या होता है? जो एक प्रगणक को एक क्षेत्र आवंटित है मकान सूचीकरण के लिए, उसको हम मकान सूचीकरण ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। सामान्यतः उसमें जनसंख्या कितनी होगी? 700 से 800। लेकिन किन्हीं केसेस में आपके ब्लॉक की जो जनसंख्या है 300-400 भी हो सकती है। ऐसा कब होता है? जब कोई गांव बहुत छोटा है, जनसंख्या ही 300-400 है, तो इस केस में हो सकता है कि वहां पे जो आपका ब्लॉक आवंटित है उसकी 300-400 जनसंख्या हो। फिर इस केस में हो सकता है आपको एक से ज़्यादा ब्लॉक भी मिले हो। अब जो आपको ब्लॉक मिला है, तो आपको ध्यान यह रखना है कि आपके ब्लॉक में जितनी भी संरचनाएं हैं, जितने भी परिवार रह रहे हैं, उनकी जानकारी आप एक एक परिवार, एक एक घर की जानकारी आप दर्ज करें। ऐसा ना हो कि आप किसी घर को छोड़ दें या फिर किसी भी घर की दो बार आप जानकारी दर्ज कर लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब परिसर, आप गांव तक पहुंचे, गांव के बाद आप मकान सूचीकरण ब्लॉक में गए। आपको एक व्यक्ति के घर पे पहुंचाऊंगा मैं इस पूरे लेक्चर में। आप कहाँ गए? गाँव गए, गाँव के बाद आप ब्लॉक पहुँच गए, ब्लॉक के बाद घर जाने के लिए आप किसी घर के परिसर में जाएंगे। परिसर क्या होता है? परिसर यानी कि भूमि सहित भवन। आपका घर है, हो सकता है घर के बाहर आप पार्किंग करते हो, कुछ भूमि आप उपयोग करते हो, जरूरी नहीं है कि बाउंड्री ही हो, लेकिन आप उपयोग करते हैं घर के बाहर की कुछ भूमि, तो वो आपका परिसर में आ जाएगा। जैसे हम गाँव में जाते हैं, गाँव में लोगों के घर बने होते हैं, लेकिन बाहर वो अ, चूना चूने से वो एक बाउंड्री बना देते हैं, गोबर भी लगाते हैं, अपने तखत वखत डाल के बैठे रहते हैं वहाँ पे और अपना ट्रैक्टर या गाड़ी वगैरह भी खड़ी करते हैं, तो हम उनका परिसर ही मान लेते हैं। परिसर में ऐसा जरूरी नहीं है कि वह जिनका भवन है उन्हीं के स्वामित्व की हो, लेकिन वो उपयोग कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि वह उनका परिसर है। तो परिसर आप समझ गए होंगे। अब परिसर के अंदर आप कहाँ पहुंचेंगे? भवन पहुंचेंगे। भवन क्या होता है? आमतौर पर चार दीवारी और एक छत। आमतौर पर चार दीवारी एक छत, लेकिन किन्हीं केसेस में दीवारें नहीं होती हैं, तो छत, छत एक सबसे बहुत ज़रूरी बात है। छत है तो हम उसको भवन मान लेते हैं। अब भवन यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्डिंग ही बनी हो या आलीशान घर ही बना हो सकता है एक झोपड़ी हो या फिर शंक्वाकार हो जिसमें दीवार नहीं है, दीवार और छत एक ही है। आपको बस छत से मतलब है, छत चाहे पॉलीथीन की हो, घास फूस की हो, छत है तो आप भवन मान लेंगे। अब हो सकता है एक निर्माणाधीन मकान है जिस पे काम चल रहा है, तो आप क्या देखेंगे? यदि छत डल गई है तो आप उसको भवन मान लेंगे और नंबर दे देंगे। लेकिन अगर छत नहीं डली है, भले ही उसकी जितनी भी दीवारें हैं सब कुछ चार दीवारी पूरी बन गई है, लेकिन छत नहीं है, तो आप नहीं मानेंगे उसको भवन। फिर हम आगे चलते हैं। अब मंदिर मस्जिद वगैरह रहते हैं, या फिर आपने नक्शे पे कोई लैंडमार्क लिया होगा, तो लैंडमार्क आप लीजिए, वो ठीक है, लेकिन यदि भवन है तो हम उसको भवन नंबर देंगे और भवन मानेंगे। भवन का उपयोग क्या क्या हो सकता है? आवासीय हो सकता है या फिर गैर आवासीय, दुकान, व्यापार, कार्यालय, कारखाना, वर्कशॉप, कुछ भी हो सकता है। स्कूल भी है, स्कूल भी एक प्रकार से भवन ही है। भवन यानी कि कुछ भी हो सकता है वो, या फिर खाली भी हो सकता है भवन, या एक से अधिक उपयोग में भी लाया जा सकता है। हो सकता है कि एक कोई भवन है जिसपे दुकान भी है, लोग रह भी रहे हैं, तो हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे। आप भवन तक पहुंच गए। आप कहाँ पहले गांव गए, गांव में आप ब्लॉक में पहुंचे, ब्लॉक के बाद आप कहाँ पहुंचे? आप परिसर में पहुंचे, परिसर के बाद आप भवन में पहुंच गए। अब भवन के बाद हम कहाँ जाएंगे? जनगणना मकान। जनगणना मकान क्या होता है? भवन का एक पार्ट है जिसकी हम अलग से एक पहचान कर सकते हैं। कैसे? बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसका अलग से प्रवेश द्वार हो, अलग मुख्य प्रवेश द्वार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो जनगणना मकान है, दोनों के जो एंट्रेंस है वो एक साझा आंगन से या फिर गैलरी से लगी हुई है, और गैलरी के थ्रू आप बाहर जा सकते हैं मुख्य प्रवेश द्वार से। तब भी हम इस केस में मानेंगे कि दोनों की जो एंट्रेंस है वो अलग है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जनगणना मकान हम सबसे पहले क्या, हम पहले उपयोग देखते हैं, जिससे अलग एक पृथक इकाई के रूप में हम मान पाए। जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं, ये
एक भवन है। अब लेफ्ट साइड है, यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, मान लीजिए 2 रूम बने हुए हैं लेफ्ट में। इसको ये 2 रूम बने हुए हैं, यहाँ से एक एंट्रेंस है। ये दोनों रूम है, आगे शॉप है और पीछे इनका गोडाउन है इसी शॉप का। और राइट में है, राइट में यहाँ पे फैमिली रह रही है और दुकान का एंट्रेंस यहाँ से है और फैमिली का एंट्रेंस यहाँ पे है। तो भवन तो एक ही है, लेकिन लेफ्ट में दुकान है जिसका अलग से प्रवेश द्वार है और राइट में फैमिली रह रही है जिसका अलग प्रवेश द्वार है। तो इस केस में 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। अब एक केस और ले लेते हैं। जो हमने अभी एंट्रेंस फैमिली का माना था, मान लीजिए कि फैमिली का जो एंट्रेंस है वो गोडाउन के अंदर से है। अब इस केस में भवन एक है, जनगणना मकान भी एक ही है। कैसे? क्योंकि जो फैमिली का जो एंट्रेंस है, फैमिली का एंट्रेंस, ये जो एंट्रेंस है फैमिली का, ये कहाँ से आ रहा है? एक दुकान के अंदर से आ रहा है। तो यदि यदि एक जनगणना मकान का एंट्रेंस, आप जिसको जनगणना मकान मान रहे हैं, उसी के अंदर से और भी कमरे बने हुए हैं या भवन का और भी पार्ट है जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो सब मिला के हम एक ही जनगणना मकान मानेंगे। क्लियर है? अब जनगणना मकान भी आवासीय भी हो सकता है या खाली भी हो सकता है या गैर आवासीय या फिर आवास से अन्य उपयोग भी हो सकता है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा था कि दुकान के अंदर से रास्ता जा रहा था, तो उसमें हम जनगणना मकान क्या मानेंगे? आवास से दुकान। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, जनगणना मकान तक पहुंच गए हम। इस केस में अभी हम थोड़े से और एग्जाम्पल इसके देख लेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सेपरेट मेन एंट्रेंस, आपको मुख्य प्रवेश द्वार अलग मानना ही है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में बिल्डिंग एक है और जनगणना मकान भी एक है। दूसरे वाले में एक बिल्डिंग 2 सेंसस हाउस, इसमें ऐसा माना हुआ है कि लेफ्ट साइड एक फैमिली रह रही है और राइट साइड दूसरी फैमिली रह रही है और दोनों का आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य प्रवेश द्वार, एक प्रवेश द्वार यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे है। दोनों के मुख्य प्रवेश द्वार हैं, तो भवन एक है लेकिन जनगणना मकान हमने 2 मान लिए, लेकिन ये बिल्डिंग एक ही है। अब राइट में देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 4 जनगणना मकान है। हो सकता है कि ये बिल्डिंग है पूरी, इसमें जो 4 फ्लोर हैं, चारों अलग-अलग फैमिलीज़ रह रही हों या फिर अलग-अलग उपयोग किया जा रहा हो, तो हम और उनके एंट्रेंस भी अलग-अलग हैं। आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियाँ लगी हैं, तो हम इसमें क्या किया, 4 जनगणना मकान मान लिया। अब एक केस और मान लेते हैं। मान लीजिए पूरी बिल्डिंग भी एक थी, इसमें आप ही अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, आप ही चारों जो चारों फ्लोर्स हैं, आप ही उपयोग करते हैं। तो इस केस में हम मान लेंगे एक ही बिल्डिंग और एक ही जनगणना मकान। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, यहाँ पे उपयोग अलग-अलग किया जा रहा होगा चारों फ्लोर का, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 4 जनगणना मकान है। अब इस केस में और भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि बिल्डिंग आपकी है, नीचे आपने दुकान डाली हुई है और ऊपर जो 3 फ्लोर हैं, वहाँ पे आप ही रह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? लेकिन जो आप जो रह रहे हैं 3 फ्लोर पे ऊपर, तो वहाँ पे जाने के लिए अलग से प्रवेश द्वार है। तो नीचे का जो एक आपकी जो दुकान है, एक जनगणना मकान, और ऊपर के जो 3 फ्लोर जो आप रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो अलग जनगणना मकान। तो 2 जनगणना मकान हो जाएँगे। अब यदि ऐसा होता कि आपकी नीचे दुकान है और दुकान से ही आपके ऊपर जाने के लिए रास्ता है जहाँ पे आप लोग रहते हैं तीनों फ्लोर पे, फिर क्या होता? भवन भी एक होता और जनगणना मकान भी होता। लेकिन आपका जनगणना मकान का उपयोग क्या होता? आवास सह दुकान। अब एक और केस मान लेते हैं। मान लीजिए सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है, यहाँ पे आपकी दुकान है। दूसरा जो फ्लोर है, यहाँ पे आपकी फैमिली रहती है जिसका अलग से प्रवेश द्वार है। और तीसरा और चौथा है, यहाँ पे 2 अलग-अलग किराएदार रह रहे हैं। लेकिन सारे चारों पे जाने के लिए, चारों जो आपके फ्लोर्स हैं, सबके लिए अलग एंट्रेंस है या फिर अलग एंट्रेंस है लेकिन वो साझा गैलरी से मिलते हों, और जो गैलरी है उसका एक प्रवेश द्वार होगा। तो इस केस में भी हम, चूँकि चारों के लिए अलग-अलग उपयोग किया जा रहा है और चारों के लिए प्रवेश द्वार अलग है, तो हम 4 जनगणना मकान मान लेंगे। तो शायद आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, आप यदि बहुत नगर में भी देखें या आजकल तो ग्रामीण में भी आपको देखने में मिल जाता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रहती हैं। तो जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा था अभी, यहाँ पे भी वही लागू होगा। यहाँ पे 8 जनगणना मकान है। यहाँ पे 8 जनगणना मकान मांगे माने हो सकता है 8 फैमिलीज़ रह रही हों, उनके सबके एंट्रेंस अलग-अलग होंगे। सामान्य सी बात है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहाँ फ्लैट्स बने रहते हैं, सबका एंट्रेंस अलग-अलग रहता है। तो यहाँ पे 8 जनगणना मकान मान लिए। जो भवन और जनगणना मकान मानने का
मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति कोई छूटे ना, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर छूटे ना। आप नंबरिंग जितनी अच्छे से करेंगे आपका काम भी उतना ही आसान होगा। भवन और जनगणना मकान की पहचान। केस ए, पहला केस देख लेते हैं। स्टैंडर्ड पूरी संरचना को एक भवन माना जाना चाहिए। जैसा अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हम लोग देख रहे हैं कि सारी जो भवन है हम एक ही उसको एक भवन नंबर दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत फ्लैट जिसका अलग प्रवेश द्वार है उसे एक अलग जनगणना मकान माना जाता है, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था। अब लोकल अथॉरिटी एक्सेप्शन, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए वैसे आपको नहीं लेना चाहिए ऐसा, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, जैसे बहुत बड़े शहरों में ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे अलग अलग फ्लैट है और लोकल अथॉरिटी ने वहाँ पे नंबर दिए हैं और आप वही नंबर उपयोग कर रहे हैं, तो उन केस में फिर हम उन फ्लैट्स को अलग अलग भवन मान लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको बहुत कम ही आपके फील्ड पर रहेगा कि आप वही नंबर उपयोग कर रहे हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब परिवार, अभी तक कहाँ पहुँचे हम लोग? गाँव पहुँचे थे, गाँव के बाद ब्लॉक में गए थे, ब्लॉक के बाद परिसर में गए थे, परिसर के बाद आप भवन में पहुँचे, भवन के बाद जनगणना मकान में पहुँचे और फिर परिवार में पहुँचे आप। परिवार, परिवार से क्या तात्पर्य है? पहले आप सोचिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कोई घरेलू सहायक परिवार का हिस्सा हो सकता है? पढ़ाई के लिए, किराए के मकान में, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बारे में जब हम लोग परिवार जान लेंगे तो आप खुद उसका उत्तर दे पाएंगे। परिवार की परिभाषा, संबंधित या असंबंधित, इस पे बहुत ध्यान देना है। परिवार में हम एक सिद्धांत मानते हैं, साझा रसोई। यदि साझा रसोई है तो हम उसको एक सामान्य परिवार मान लेते हैं। तो परिवार क्या होता है? जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं, संबंधित हो असंबंधित हो हमें उससे मतलब नहीं है, और भोजन के लिए एक ही रसोई, साथ ही खाना पकाते हो, एक ही परिवार का गठन। ये जो साझा रसोई है यह बहुत जरूरी है। यदि साझा रसोई नहीं है तो हम उसको अलग अलग परिवार मानेंगे। अब परिवार में एक या एक से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। प्रत्येक असंबंधित व्यक्ति जो एक साथ रह रहा है लेकिन एक ही रसोई से भोजन नहीं करते हैं तो अलग अलग परिवार। यानी कि एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप दो दोस्त हैं, पढ़ाई के लिए बाहर रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। यदि साथ में खाना बनाते हैं, साथ में एक ही रसोई से खाना खाते हैं, तो हम उसको क्या मान लेंगे? एक ही परिवार। असंबंधित हैं लेकिन साथ में खाना खाते हैं तो एक ही परिवार मान लेंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है कि वो दोनों टिफिन मंगवाते हैं, भले ही एक ही होटल से या एक ही रसोई से मंगवाते हैं, लेकिन वो सामान्य रसोई से नहीं मंगवाते हैं, तो हम क्या मानेंगे? उसको अलग अलग परिवार मानेंगे। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोस्त हैं लेकिन एक बड़ा टिफिन मंगवा लेते हैं और सेम टिफिन से खाना खाते हैं, लेकिन तब भी उनका टिफिन तो सामान्य रसोई से नहीं आ रहा है ना। सामान्य रसोई यानी कि उनकी रसोई बाहर से ही मंगवा रहे हैं, तो इस केस में भी वो हम मानेंगे कि अलग अलग ही उनकी रसोई है। तो डाउट्स आपके क्लियर सारे हो गए होंगे। अब बात इसमें यह है कि हो सकता है पति पत्नी है, वो दोनों वर्किंग है, दोनों काम करते हैं, लेकिन इतनी व्यस्तता है कि साथ में खाना नहीं खा पाते हैं, तो इसको हम अब बाद मान लेते हैं कि वो एक परिवार ही है। अब संबंधित व्यक्ति या परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं लेकिन काम की अनिवार्यता, जैसे मैंने अभी केस बताया यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक केस ऐसा मान लेते हैं कि दो भाई हैं जो रह रहे हैं एक रूम में पढ़ाई के लिए, लेकिन टिफिन मंगवा रहे हैं, तो अब साथ में खाना खा नहीं रहे हैं, तब हम अलग अलग परिवार ही उसे मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य, संस्थागत और बेघर। जो हमारा अभी मकान सूचीकरण का काम चल रहा है इसमें हम सामान्य और संस्थागत को ही गिनते हैं, बेघर परिवार की गणना नहीं होनी है। अब सामान्य परिवार क्या होता है? व्यक्तियों का समूह, संबंधित या असंबंधित या दोनों का मिश्रण, जो आमतौर पर एक साथ रहते हैं और एक ही सामान्य रसोई से अपना भोजन लेते हैं। जो हमने परिवार की अभी डेफिनेशन देखी सामान्य परिवार की, वही है। संस्थागत परिवार क्या होता है? असंबंधित व्यक्तियों का एक समूह जो एक संस्था में रहते हैं और एक साझी रसोई से अपना भोजन लेते हैं, जैसे हॉस्टल है, बोर्डिंग हाउस है, जेल, आश्रम, मेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्टल्स बने होते हैं, यहाँ पे 50-100 लोग रह रहे हैं और वो साझा रसोई से यानी मेस वगैरह रहती है उनकी, वहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को हम लोग क्या मानते हैं? एक संस्थागत परिवार। लेकिन ऐसा हो कि मान लीजिए हॉस्टल है, वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका मेस नहीं है, सभी लोग टिफिन से खाना मंगवाते हैं। फिर हम क्या करेंगे? 100 सामान्य परिवार, बस। वहाँ पे संस्थागत परिवार की डेफिनेशन खत्म हो गई क्योंकि साझा रसोई नहीं है सबकी, तो वहाँ पे 100 सामान्य परिवार माने जाएंगे। जैसे जेल है, जेल में मान लीजिए 500 कैदी रहते हैं, सबके लिए एक साझा रसोई है, सब एक जगह जाके खाना खाते हैं, तो जेल क्या होता है? एक संस्थागत परिवार हो जाएगा। अब
अब आपको यहाँ पे जो मेन डाउट रहता है वो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप जब गणना के लिए पहुंचेंगे आपके स्कूल में, तो आपका पहला डाउट यही आएगा कि आपका स्कूल तो एक संस्था है, तो इसको संस्थागत परिवार मानेंगे। यह डाउट हमेशा सब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप जैसे ही स्कूल पहुंचे, तो आपको पता है आपका स्कूल क्या है, गैर आवासीय। जब गैर आवासीय है और हम संस्थागत किसकी बात कर रहे हैं, परिवार की। जब गैर आवासीय है तो परिवार की बात ही खत्म हो गई, तो आपका डाउट यहीं क्लियर हो गया। ये जो आपका स्कूल है वह सामान्य तौर पर हम एक स्कूल एक संस्था है, लेकिन संस्थागत परिवार नहीं है। संस्था है लेकिन वो गैर आवासीय है। अब संस्थागत परिवार में पेइंग गेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेइंग गेस्ट यदि रजिस्टर्ड है तभी हम उसको संस्थागत परिवार मानते हैं। यदि पेइंग जो पीजी रहते हैं, यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उनको सामान्य परिवार ही मानते हैं। भले ही वहाँ पे सामान्य मेस है, लेकिन हम उसको एक सामान्य परिवार मानेंगे। मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक पीजी है जहाँ पे 35-40 लोग रह रहे हैं और उनकी सामान्य रसोई है, तो हम वो उसको लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको सामान्य परिवार मानेंगे, जहाँ पे 35 लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं उसके मेंबर्स हैं। इस केस में हम उसको, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको संस्थागत परिवार नहीं मानेंगे। यदि रजिस्टर्ड है तो फिर हम उसको संस्थागत परिवार मान लेंगे। अब बेघर परिवार क्या होते हैं, रहने के लिए जिनके पास भवन नहीं है, फुटपाथ पर रहते हैं, ह्यूम पाइप्स वगैरह में रहते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बेघर परिवार। बेघर परिवारों को अभी हमें जो मकान सूचीकरण का कार्य हो रहा है उसमें उनको शामिल नहीं करना है। अब भवन जनगणना मकान की पहचान के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें 6 भवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 भवन है और 1 से 4 तक हैं, यहाँ पे एक ही जनगणना मकान है। 5 में 2 जनगणना मकान है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल से डेफिनेशन पढ़ी है, आपको वही यहाँ पे लगानी है। आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन यदि 5 और 6 को हम अलग जनगणना मकान मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर है कि 5 और 6 पे जाने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होगा ही। हो सकता है पीछे से हो कहीं से, लेकिन 5 या 6 पे जाने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होगा। इसी प्रकार से 7 8 9 अगर अलग अलग जनगणना मकान मान रहे हो आप, तो इसका अलग अलग उपयोग होगा और वहाँ पे जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ होंगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल मान लेते हैं हम आखिरी वाला एक ये बिल्डिंग है, इसको ले लेते हैं। मान लीजिए नीचे है, नीचे यहाँ पे मालिक रहता है जिसका मकान है, और ऊपर के जो 2 हैं यहाँ पे अलग अलग किराएदार रहते हैं, और तीनों जगह जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। तो तीनों के अलग अलग उपयोग हो गए और सीढ़ियाँ, प्रवेश द्वार भी तीनों का अलग है, तो हम यहाँ पे कितने 3 जनगणना मकान मानेंगे। मान लीजिए तीनों जो फ्लोर हैं इसका ओनर ही उपयोग करता है, वही रहता है, रहने के लिए उपयोग करता है, तो हम इस केस में एक भवन और एक जनगणना मकान मान लेंगे, जैसा कि अब हम लोगों ने पहले देखा था वैसा ही है। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देख पा रहे होंगे, ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है, ये एक भवन है और 3 जनगणना मकान है। इसमें मान लीजिए जो पहले नंबर का जनगणना मकान है, ये एक हॉस्टल है, और दूसरे नंबर में यहाँ पे वार्डन रह रहा है, और तीसरे नंबर में यहाँ पे जो रसोईया वगैरह होगा वो रह रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले नंबर में हॉस्टल है, इसको हमने अलग जनगणना मकान मान लिया। 2 नंबर का इसका अलग उपयोग है, वार्डन रह रहा है, इसको मान लिया, और तीसरे नंबर में रसोईया रह रहा है, लेकिन सभी तीनों के प्रवेश द्वार अलग अलग हैं, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये एक जनगणना मकान है। अब रूरल में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि यह उनका मुख्य निवास कमरा अलग है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे उनका बैठक है और किचन है। इस केस में क्या करेंगे, अब क्योंकि जितनी भी 5 संरचनाएं बनी हैं, पांचों एक ही फैमिली उपयोग कर रही है अलग अलग अपने उपयोग के लिए, तो हम इस केस में क्या मानेंगे, एक भवन मानेंगे और एक ही उसको जनगणना मकान मानेंगे। जो हम भवन और जनगणना मकान मान रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं, पहले उपयोग देखते हैं, उपयोग देखेंगे और साथ में उसका मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो इस केस में अब एक ही फैमिली उसका उपयोग कर रही है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक जनगणना मकान। अब इस केस में मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये एक पशु शेड है, मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने किया है ये पशु शेड है। तो अब पशु शेड देखिए, अगर पशु शेड बन गया तो उसका उपयोग बदल गया। बाकी सब कमरे तो फैमिली उपयोग कर रही है, लेकिन पशु शेड, यहाँ पे पशु रह रहे हैं, तो हम लोग पशु शेड को एक अलग से जनगणना मकान मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक भवन और 2 जनगणना मकान हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ये पूरा है, ये एक भवन माना गया है, एक भवन है, ये यहाँ पे निवास है इनका, फिर किचन है, फिर यहाँ पे काम करने की जगह है और कैटल शीट।
जैसा मैंने कहा था कि हम लोग उपयोग देखते हैं, तो ये जो पहले 2 मकान हैं, ये पहले 2 संरचनाएँ हैं, उनका निवास है और रसोई घर है। एक ही परिवार उपयोग कर रही है, तो इसको हम एक जनगणना मकान मानेंगे। अब वर्क शेड, इसका उपयोग बदल गया, ये काम करने की जगह है, तो इसको हम अलग जनगणना मकान मान लेंगे। और एक कैटल शेड है, पशु शेड, यहाँ पे इसका उपयोग पशुओं के रहने के लिए हो रहा है, तो ये तीसरा जनगणना मकान। इस प्रकार से यहाँ कितने जनगणना मकान हो गए? 3। अब इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है पहले चित्र में, कि एक संरचना में आवास, गैरेज और नौकर का मकान एक बंद परिसर में सबके अलग प्रवेश द्वार होंगे, तो यहाँ पे 3 जनगणना मकान मान लिए गए हैं। अब संभावना 2, यदि दिए गए उदाहरण में नौकर मालिक के मकान से भोजन लेता है, तो मालिक के परिवार का सदस्य गिना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था। तो आवास और नौकर का क्वार्टर दोनों मिलाकर एक ही जनगणना मकान गठित करेंगे। जब जो नौकर का आवास है और जो मालिक का आवास था, जब दोनों हम एक ही परिवार मान रहे हैं, तो एक ही परिवार के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो दोनों को मिला के हम एक ही जनगणना मकान मानेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, भवन के अंदर 4 कमरे हैं, यदि चारों का उपयोग एक ही परिवार कर रहा है, भले ही सबके प्रवेश द्वार अलग हैं, लेकिन भवन तो एक ही था और भवन में जितने भी पार्ट हैं सभी एक ही परिवार उपयोग कर रहा है, तो हम उसको एक ही जनगणना मकान मान लेते हैं। यही यहाँ पे दिया गया है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे थे? गाँव। गाँव के अंदर मकान सूचीकरण ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर परिसर, परिसर के अंदर भवन, भवन के अंदर जनगणना मकान, जनगणना मकान के बाद परिवार। तो क्या एक भवन में एक से ज़्यादा जनगणना मकान होंगे? हम लोगों ने देखा होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक भवन है, वहाँ पे एक भी जनगणना मकान नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। भवन होगा, यदि गैर आवासीय है तो भी एक जनगणना मकान तो हमें लेना ही है। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। परिवार तक पहुँच गए। अब परिवार के बाद क्या आएगा? परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया कोई भी हो सकता है, जैसा कि परिवार बोले, परिवार जो बताएगा, भले ही वो 10 साल का बच्चा हो, बच्ची हो, हमें उसमें नहीं पड़ना है। परिवार का मुखिया कोई भी हो सकता है। यहाँ पे चित्र में छोटी बच्ची दिख रही है। अगर परिवार बोलता है कि वही सब डिसीजन लेती है, वही हमारी मुखिया है, तो हम लोग वहाँ पे मान लेते हैं कि यही मुखिया है। संस्थागत परिवार का मुखिया कौन होता है? संस्थागत परिवार का मुखिया वहाँ का जो हेड है, यानी हॉस्टल के केस में हो सकता है वार्डन हो, तो वार्डन वहाँ का मुखिया हो जाएगा। हम मुखिया में उनका पद नाम लिखते हैं। हॉस्टल का मुखिया वार्डन। जेल है तो जेल का जो प्रमुख होगा वहाँ का वार्डन, तो हम उसका पदनाम लिख देंगे। जो भी वहाँ का पदनाम होगा हेड का, हम पदनाम लिख देंगे, वो उसका मुखिया होगा। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ जो आपके मैं प्रशिक्षण में जाता हूँ तो देखता हूँ कहाँ-कहाँ लोगों के डाउट्स होते हैं। सबसे पहला, जैसे आपका जो प्रशिक्षण हो रहा होगा, एक कॉलेज में मान लेते हैं कि कॉलेज में हो रहा होगा, तो आप यदि प्रगणक के रूप में वहाँ जाते हैं तो आप कैसे वहाँ पे नंबरिंग करेंगे, कैसे वहाँ की जानकारी लेंगे? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक कॉलेज पहुँचा, ये कॉलेज है मेरा, एक बड़ा कॉलेज बना लेते हैं। ये मेरा कॉलेज में पहुँचा, इतना बड़ा कॉलेज है। अब य यहाँ पे ये क्लासरूम्स हैं जहाँ पे मेरा प्रशिक्षण चल रहा है। 8 क्लासेस हैं जहाँ प्रशिक्षण चल रहा है और यहाँ पे अलग हॉल बने हुए हैं। अभी हम लोग अलग-अलग केस पाएँगे। केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में मैं पहुँचा, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कौन-कौन, मतलब कितने कमरे हैं और मतलब इस पूरे जो बिल्डिंग है, पूरा परिसर है, इसका उपयोग क्या होता है? तो वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ़ 8 क्लासरूम्स हैं और 2 बड़े-बड़े हॉल हैं। यानी कि कौन-कौन से क्लासरूम? ये जो क्लासरूम्स बने हैं, ये और 2 यहाँ पे हॉल बने हैं, जिनका उपयोग सिर्फ़ नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए उपयोग हो रहा है, कोई रहता नहीं है रात में। तो मैं क्या करूँगा, एक भवन मान लिया और एक जनगणना मकान मान लिया और मेरा काम हो गया। और ये क्या है? गैर आवासीय हैं। गैर आवासीय हैं तो मतलब मुझे कहाँ तक भरना है? 7 नंबर क्वेश्चन तक। बस मैं अपनी ऐप पर जाऊँगा और वहाँ पे भवन 1 दूँगा, जनगणना मकान 1 दूँगा और 7 नंबर क्वेश्चन पे भर के मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब दूसरे केस पे चलते हैं। अभी भी हम वही मानते हैं कि हमारा जो कॉलेज था, यहाँ पे क्लासेस थी। अब मुझे पता चला कि ये जो पहला वाला हॉल था, क्लासेस तो हैं, और ये जो लास्ट, ये है लेक्चर हॉल मान लिया, और ये जो लास्ट वाला है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो यहाँ का वार्डन था, वो रह रहा है हॉस्टल का। तो अब मुझे पता चला कि एक यहाँ पे बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे लोग जो वार्डन है या प्राचार्य हैं वहाँ पे रह रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा,
जितना भी नॉन रेसिडेंशियल वाला क्षेत्र था उसको एक अलग जनगणना मकान मान लूँगा, और जहाँ पे वार्डन रह रहा है उसकी बिल्डिंग को एक अलग जनगणना मकान मान लूँगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वार्डन का जो प्रवेश द्वार है वो अलग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लासरूम के अंदर से ही वार्डन का प्रवेश द्वार जा रहा हो। तो पहला केस हम ये मानते हैं कि वार्डन का प्रवेश द्वार अलग है और जितने भी लेक्चर हॉल और जो क्लासरूम है उनका प्रवेश द्वार अलग है। वो सब हो सकता है कि बाहर आंगन में जाके मिलते हों और आंगन का एक मुख्य प्रवेश द्वार अलग हो स्कूल का। तो हम लोग क्या मानेंगे, जितने भी नॉन रेसिडेंशियल कमरे हैं उन सबको मिला के एक जनगणना मकान, और जो वार्डन का आवासीय है वहाँ पे हम दूसरा जनगणना मकान। तो हमारी एंट्री पे कितनी हो जाएंगी, भवन 1 हो गया, जनगणना मकान 2 हो जाएंगे। तो भवन 1 और एक जनगणना मकान की एंट्री नॉन रेसिडेंशियल 7 क्वेश्चन भरे जाएंगे, और जो जहाँ पे निवास है वार्डन का उसको हम कितने मान लेंगे, एक जनगणना मकान, और परिवार भी मान लीजिए एक ही रहता है तो एक परिवार की एंट्री करेंगे, 34 क्वेश्चन आपके भरे जाएंगे ऐप पे। इस प्रकार से आपकी 2 एंट्री में काम खत्म हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि जो दूसरा, अभी हम लोग क्या माना था, यहाँ पे वार्डन रह रहा है, और अब ये जो दूसरा नंबर का है यहाँ पे हॉस्टल मान लेते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा हॉस्टल है, यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब अब हम क्या करेंगे, भवन तो एक ही है, पूरा हमने परिसर को भवन 1 मान लिया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी जो नॉन रेसिडेंशियल हैं, यानी कि ये वाला एरिया जो नॉन रेसिडेंशियल क्लासरूम है, इसको हम एक जनगणना मकान मान लेंगे। और वार्डन का हमें पता चला कि उनका भी अलग प्रवेश द्वार है, यहाँ का प्रवेश द्वार अलग है, यहाँ का अलग है। तो अब मुझे पता चला वार्डन अलग रह रहा है और उसका जो निवास है वो अलग ही उपयोग हो रहा है, तो हम इसको भी एक, तो एक जनगणना मकान ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हॉस्टल, अब हमें पता चला हॉस्टल है जिसका हॉस्टल के रूप में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक अलग जनगणना मकान मान लेंगे। तो इस केस में एंट्री कितनी होगी, भवन 1 हो गया, भवन 1 हो गया। अब एक एंट्री आपकी यहाँ हो गई, इस वाले जनगणना मकान की क्लासरूम नॉन रेसिडेंशियल यानी कि 7 क्वेश्चन। दूसरी एंट्री यहाँ हो जाएगी जो वार्डन है, वार्डन रह रहा था और यहाँ पे हॉस्टल था और यहाँ क्लासरूम थे। तो पहली एंट्री आपकी क्लासरूम 7 क्वेश्चन नॉन रेसिडेंशियल, दूसरी एंट्री वार्डन रह रहा है 34 क्वेश्चन उसका परिवार, और तीसरी एंट्री हॉस्टल की, हॉस्टल। अब मुझे पता चला हॉस्टल में मेस भी है, बच्चे 50 रहते हैं, सभी एक मेस से खाना खाते हैं। तो ये क्या हो गया, संस्थागत परिवार। संस्थागत परिवार में कितनी क्वेश्चन भरे जाएंगे, 11, आपको 11 क्वेश्चन। तो इस भवन में आपको इस केस में कितनी एंट्री हो गई, 3 एंट्री हो गई, एक नॉन रेसिडेंशियल की, एक वार्डन के आवास की और एक हॉस्टल की।